डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, जनवरी के महीने में आपकी जानिब से एक बात मुसलसल 3 रोज़ कही गई थी, पहले वो सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जी। इस्टेब्लिशमेंट और खान साहब के दरमियान मामला जो है वो मेरी इतला के मुताबिक जो है वो हतमी मराहिल में है इस वक्त, और बहुत मुस्बत, और कम लोग हैं ऐसे जिनके खान साहब की तरफ से भी जो कि इस बात को जानते हैं, और कम लोग ऐसे हैं जो इस अरेंजमेंट में मौजूद हैं वो इस बात को जानते हैं। नवाज शरीफ साहब भी ऑन बोर्ड हैं, उनको इल्म है इस बात का कि मतलब ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब को ना पता हो। नवाज शरीफ साहब की जो कि हुकूमत है उनको भी इल्म है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, गुफ्तगू हो रही है मुख्तलिफ हवालों से, और उसके मुस्बत नताइज सामने आएंगे। ये सारा जो मामला है जिसमें बयानात हैं मुख्तलिफ, और अदालती महाज ज़ाहिर है कि अदालतों से मुख्तलिफ वहाँ पे पिटीशंस जाएंगी, किसी में ज़मानत होगी, किसी में नहीं होगी, मुकदमा चलेंगे, ये सारा चलता रहेगा सिलसिला। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि जो खान साहब के और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ब्रेक थ्रू हो गया है। मैं जिस गुफ्तगू की बात कर रहा हूँ ये 1-on-1 है, और ये जो है इसमें इसके मुस्बत नताइज सामने आई, क्योंकि नवाज शरीफ साहब, सिर्फ नवाज शरीफ साहब को मैंने जिक्र किया, वो इससे वाकिफ़ हैं कि ये बातचीत हो रही है, और मामला था कि जब बढ़ जाएंगे तो उनको इल्म है कि ज़रूर की बातचीत हो रही है नवाज शरीफ साहब को, और क्योंकि हुकूमत उनकी है। इस्टेब्लिशमेंट और खान साहब के दरमियान जो है वो बहुत सारे मामलों पे बर्फ़ पिघल गई है, लेकिन ये है कि और इसमें इसको आगे मुल्क में आगे निकलना है, और वो इंशाल्लाह निकलेगा, और वो इस्तेकाम आएगा मुल्क के अंदर। जो इस्तेकाम आएगा वो इसी सूरत में आएगा जब मुज़ाकरात होंगे आपस में और सब मिल के आगे निकलेंगे। नवाज शरीफ साहब को इस बात का इल्म है। जी डॉक्टर साहब, 10, 11 और 12 जनवरी को आपकी जानिब से एक ही बात मुसलसल कही गई है। जी अच्छा, फिर दरमियान में ज़ाहिर और वाक़यात मुल्क में हो रहे हैं। दहशत गर्दी का फ्रीज जो है ये सामने आ गया उठ के, और फिर उसके बाद ये प्रॉपर दहशत गर्दी है। मैं दो हिस्सों में इसको हमेशा ज़्यादा अल्फाज में, एक तो ये है कि जेन्युइन मुतालबात हैं लोगों के, और वो पॉलिटिकल मुतालबात हैं, उनको एड्रेस करना चाहिए। शायद चाहे वो मिसिंग पर्सनस के हवाले से हों या बाकी मामलात हों, गवर्नेंस के हवाले से हों, ये हों कि जी हमारे इलाके में तरक्की क्यों नहीं होती, फंड्स कहाँ जाते हैं, ये बड़ा जेन्युइन पॉलिटिकल मामलात हैं। दूसरा है दहशत गर्दी, वो इस पॉलिटिकल बयानिए के साथ या मुतालबात के साथ जिन पे बात होनी चाहिए, लाजमन होनी चाहिए। फंड कहाँ जाता है भाई, इतना तरक्याती फंड कहाँ जाता है, और क्यों इतनी तरक्की नहीं हुई उन इलाकों में। मैं हमेशा ही बात कहता हूँ कि बहुत साल पहले जो है वो एक दफ़ा मेरी अमजद इस्लाम अमजद साहब से, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, मेरी एक नशिस्त में उनसे बात हो रही थी इंटरव्यू में ही, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो वारिस ड्रामा, उन्होंने जिक्र किया कि जो वारिस ड्रामा है वो मैंने शायद वक्त से बहुत पहले लिख दिया था, और उसमें जो था कि जी वो अपने चौधरी जो है, चौधरी हशमत, वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है, चौधरी हशमत का सबसे बड़ा दुश्मन उस वारिस ड्रामे के अंदर वो स्कूल टीचर होता है जो वहाँ पे पढ़ाने आ जाता है और उसका बेटा पढ़ के आ जाता है। यानी उसका दुश्मन कोई जागीरदार नहीं है दूसरे, उसको ख़तरा ये है कि जो मेरा गांव है उसमें लोगों को तालीम ना आ जाए, तो वो वहाँ तालीम, वो कहता है कि 2 जमातें पढ़ के मुझे बताने आए हो इधर कि कैसे चलता है, क्या होता है। तो ये जो है ना, ये एक ख़ास माइंडसेट इस मुल्क में रहा है, अब भी है, कि जी मेरा बच्चा तो उसका बच्चा तो इसका बच्चा, और बाकी गरीब के बच्चे जो हैं उनका कोई वाली नहीं। तो वहाँ पर फंड्स नहीं हैं, और वहाँ पर ये मिसिंग पर्सनस के हवाले से कोई मुज़ाकरात होने चाहिए। एग्जैजरेशन भी होती है, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन होती है, मैं बहुत सालों से इस मामले को देख रहा हूँ। लेकिन जो नहीं एग्जैजरेशन हो रही उस पर बातचीत, तो मुख्तलिफ आपस में शख्सियात बातचीत करें और इससे आगे निकलें। और ये तो मामलात बड़े बहुत ही दर्दनाक और अफसोसनाक मामलात हैं। फिर सानिया हुआ है कल रात को, फिर ये वहाँ पे शहीद किया गया लोगों को। तो इसमें बड़ा ज़रूरी है कि ये सारी बातचीत आपस में लोग करें। अच्छा, अब मैं आज बस थोड़ी सी बात करके और मैं आगे निकलता हूँ कि ईद के बाद जो है बड़ा बुरा होगा,
बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल होगी कि अगर सड़कों पे मुजाहरे हों और एहतजाज हो और ये पकड़ धकड़ हो और ये सारा हो, तो या तो ऐसे होगा या ये है कि खान साहब ईद के बाद बाहर होंगे और वो जो हैं वो ख़ुद जो हैं वो इस पूरी जो मुज़ाकराती अमल है सलामती कौंसिल का और बाकी सारे जो मामलात हैं मुल्की सलामती और बाकी, उसमें वो ख़ुद पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। ये भी हो सकता है कि पहले उनकी टीम करे फिर वो आएँ, लेकिन ये है कि मैंने आपसे कहा कि ये बदकिस्मती होगी अगर एहतजाज और मुजाहरे हुए। तो जिस मरहले पे आज मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये हो सकता है कि एहतजाज मुजाहरे हों जो कि बहुत मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता, या ये कि पहले उनकी टीम चली जाए सलामती कौंसिल में, ये सलामती मुल्की सलामती कमेटी में, और फिर वो ख़ुद चले जाएँ और ख़ुद बाहर आ जाएँ। तो ईद के बाद जो है ये दोनों चीज़ें हैं। बाकी ये कि मुलाकातें किसकी नहीं हो रही, किसकी वो ज़ाहिर है सीनियर रहनुमा सारे, लेकिन जिनसे होनी चाहिए उनसे हो रही है खान साहब की ठीक है, जिनसे होनी चाहिए उनसे, और ये चलती हैं चीज़ें, उसमें गलत फहमियाँ भी होती हैं, कहीं कोई लचक भी होती है, कोई बात भी होती है, मुल्क को आगे निकलना चाहिए। तो मेरा ख्याल से नवाज शरीफ साहब उसमें उनका एक रोल, वो आगे बढ़ें और जो है वो, चूँकि हुकूमत उनकी है ना, मैं इसलिए उनका जिक्र करता हूँ कि हुकूमत में है वो, और मौलाना साहब, अचक ज़ई साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, ये सारे लोग, और फिर उसके बाद जो है वो और भी सारे रहनुमा, मैं नाम अगर मिस कर जाऊँ किसी का, लेकिन ये है कि खान साहब की उसमें मौजूदगी ज़रूरी है। उनकी टीम पहले आ जाए या शायद वो खुद ही पहले आ जाए। अच्छा, तो ये जो है ये मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च में मैं ये बात कह के और फिर हम आगे निकलते हैं। मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा सियासत पे बात नहीं करता, क्योंकि वो फिर जब मामलात को आगे बढ़ें तो फिर वहाँ पे उसको डिस्कस करके आगे निकलना चाहिए। तो ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल है और जो दहशतगर्दी का फ्रीत है, और के नतीजे में इन्वेस्टमेंट्स रुक रही हैं, और फिर एक सोशल अनरेस्ट है पूरे मुल्क में, क्या होगा, एक दूसरे से पूछ रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह ईद के बाद जो है वो ईद खैरी से गुजरे दिन, दहशतगर्दी के वाक़यात इन दिनों भी हो रहे हैं, बड़े अफसोसनाक हैं। ये कांस्टेंट है, मैं हमेशा कहता हूँ दहशतगर्दी, मईशत, ये सारी चीज़ें ये हर मुल्क में कांस्टेंट फैक्टर्स होते हैं, तभी तो अलर्ट रहते हैं लोग सारे कि भाई लेकिन ये है कि ये हार्डकोर टेररिज्म ज़्यादा आ गया है इस वक्त। तो ये मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, पॉलिटिकल टर्मोइल ख़त्म होगा, पॉलिटिकल अनरेस्ट ख़त्म होगा। खान साहब ने 1-2 दिन पहले बात की थी ना कि मुझे पता है कौन क्या है। खान साहब का एक जुमला बाहर आया था कि मुझे अच्छी तरह पता है कि कौन क्या है और कौन किसकी बात कर रहा है, उन्हें सब पता है ठीक है, उन्हें सब पता है कि क्या जो है वो, तो उनको कोई बता रहा है ना कि जी कौन लॉयल है आपसे और कौन लॉयल नहीं है, तो बाहर हो सकता है आके फिर पूरी अपनी पार्टी की तंजीम में नौकरें जिन्होंने कुर्बानियाँ दी। मैं एक हाइपोथेसिस पेश कर रहा हूँ कि ऐसा हो, लेकिन यह है कि बहरहाल उनके बाहर आने के, उनकी कमेटी में शिरकत उनकी पार्टी के, अब उसमें शक्ल कोई भी बन सकती है कि मियाँ साहब ने कह दिया, बिलावल साहब की तरफ से बात हो गई, उसकी शक्ल कोई भी निकलेगी, लेकिन बहरहाल असल जो बात यह है कि खान साहब की बाहर आमद, कमेटी पहले कमेटी या पहले वो खुद भी, या ये है कि दूसरी सूरत में एहतजाज मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता, सड़कें गर्म करने का और ये सारा जो भी कुछ हो रहा है, ये टर्मोइल, इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। अच्छा जी, एक वो 2-3 रोज़ 4 रोज़ तो वो सिग्नल में जो गुफ्तगू की उन सब ने, वो उसमें फंसे रहे सारे कि जी ये कैसे हो गया, JD वैंस ने और ये इतने सीनियर लोग सारे, उन्होंने कैसे ये बात कर दी और कैसे प्लान सामने आ गए, सब कुछ हो गया। और आज जो है वो जो माइक वॉल्श हैं, जो सेक्रेटरी, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, एक वो एप्लीकेशन होती है विनबो के नाम से, तो उसमें तो वैसे तो वो पेपॉल का एक पेमेंट सिस्टम है, लेकिन उसमें यह है कि उससे सोशल जो है ना, उससे सोशल चैटिंग भी वेनमो से आप कर लेते हैं, उससे सोशल चैटिंग भी तरीका उसमें होता है। तो वो जो है वो जनाब ये वाइड जो है, वाइड एक बड़ी, जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं उनको यकीनन पता है वाइड का। तो 22 वाइड पे ये अगर हम स्लाइड दिखा सकें 22, तो उसमें उनका जो वेनमो अकाउंट है वो खुला रह गया, और उसमें उनके सारे दोस्तों के वो
300 पता नहीं 28 हैं, कितने नंबर्स हैं, और उसमें उनके लॉयर्स, उनके दोस्त अहबाब, उसमें जो सुजी विलिस हैं जो वाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ, अच्छा फिर एक का नंबर मिल जाए तो उसके कॉन्टैक्ट, वो सारे जनाब नंबर शंबर, वो उनका खुला रह गया अकाउंट, और वो जो है वो सारे नंबर घूम रहे हैं, वो घूम रहे हैं सारे उनके नंबर, किस किस से बात करते, सबके प्राइवेट ज़ाती नंबर घूमना शुरू हो गए, सब उन्हें नंबर चेंज करवा रहे हैं। साइबर वॉरियर 2030 ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट, जो लोग इससे रिलेटेड हैं वो इस पर ज़रूर जाते हैं, और वो 23 है कि मोर अनक्लासिफाइड डेटा, ये अनक्लासिफाइड ही है ना, नंबर है, क्लासिफाइड भी ज़ाती नंबर लोगों के, वो अब जनाब सब नंबर इसका, अच्छा इसका ये नंबर है, इसका ये नंबर है, इसका ये नंबर है, इसका ये फ़ोन नंबर है, इसका ये मोबाइल नंबर है, इसका ये अनक्लासिफाइड है, ये क्लासिफाइड नहीं है, लेकिन नंबर सारे आ गए क्योंकि वो अपना अकाउंट खुला छोड़ के भी, ये नया रौला पड़ा हुआ है तो, लेकिन ये कोई क्लासिफाइड नहीं है, लेकिन अनक्लासिफाइड एक तरह से तो दूसरों के प्राइवेट नंबर क्लासिफाई ही होते हैं, लेकिन जाहिर है कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू नहीं, लेकिन वो पूरा वो भी खुला रह गया तो एक नई खप पड़ी है, तो वो बहरहाल इससे निकल जाएंगे, और इसे निकल भी रहे हैं वो, जाहिर है कि ये चीज़ें जो हैं, लेकिन ये कि बड़ा डेटा कौन सा पीछे रह गया, कौन सा नहीं रहा, MSB जो वहाँ पे मतलब एक अजीब सी मायूसी सी फैली हुई है कि जी ये वो परेशानी सी है कि किसने किससे क्या बात की पूरी दुनिया में, किसने किससे क्या बात की, और बात जो है वो आगे जो है वो निकल गई। अच्छा, 2-3 बड़े वाक़यात जो हैं जन्म पिछले 24-48 घंटों में, एक तो ये है कि यूरोप खड़ा हो रहा है, और आज प्रेसिडेंट मैक्रोन की दावत पे कोई 30 के करीब लीडर्स जो हैं वो यूरोप में पेरिस में जमा हो रहे हैं, वो कोलिजन ऑफ विलिंग दोबारा, और कोलिजन ऑफ विलिंग में वो उन्होंने मुस्तरद कर दिया ये प्लान, जो टॉक्स हुई हैं रशिया की और अमेरिका की और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो बातचीत चल रही है उसको यूरोप ने मुस्तरद कर दिया, और उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पे इसको नहीं मानते किसी सूरत, और हम यहाँ पे अपनी दिफाई साजो सामान है उसको भी हम तैयार करेंगे और हम आगे लेके जाएंगे, और हम किसी सूरत जो है वो हम तस्लीम नहीं करेंगे जो भी बातचीत हुई है यूरोप को माइनस करके, अमेरिका की और रशिया की, और ये जो है ये यूरोप की जंग है, और यूरोप के को माइनस करके ये पॉसिबल ही नहीं कि जो है कोई यहाँ पे दूसरा दो फरीक बैठ के बात कर लें और पूरे यूरोप को बाईपास करें, तो हम यूरोप को बाईपास करके ऐसा नहीं होने देंगे। अच्छा, ये यूरोप के अंदर इसलिए बेचैनी ज़्यादा पैदा हुई कि 25% जो टैरिफ्स हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने आयद कर दिए, और वो जो है 2 तारीख से तलाक होगा, उसको लिबरेशन डे उन्होंने कहा है, और ये जो ऑटो मोबाइल इंडस्ट्री है उसके ऊपर ही उन्होंने लगाए हैं। अब जाहिर है कि जर्मन, जापान, अच्छा सारी दुनिया पे लगाए हैं ना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे, तो जापान से आप देखें होंडा, सॉरी जापान से टोयोटा, ठीक है ना, बड़ा मॉडल जापान से, साउथ कोरिया इसमें इफेक्ट हुआ उनका किया और होंडाई, और उसके बाद फिर यूरोप से आप देख लें तो BMW और ये सारी जो ब्रांड्स हैं, मर्सिडीज़ और ये सब, तो शेयर सबके गिर गए। इंडिया से जो टाटा मोटर्स हैं उनके भी शेयर गिरे आज, क्योंकि वो जो है वो टेस्ला के साथ उनकी ज़ाहिर है बहुत सारे पुर्जे, बहुत सारी चीज़ें किसी और मुल्क में तैयार होती हैं, वो नाम कहीं और का होता है, तो ये है कि जनूबी कोरिया में होंडाई, उनके शेयर्स गिरे आज, और उनकी सिस्टर कंपनी जो किया के नाम से जो गाड़ियाँ हैं सारी, ये साउथ कोरिया, उनकी ब्रांड्स गिरी, और उसके बाद जो है वो ये मतलब इसका पूरा साउथ कोरिया में आप देखें ना, निसान और होंडा उनकी बड़ी ब्रांड्स हैं, उनका जो है वो 3.75 उनके शेयर्स गिरे हैं आज निसान के, और फिर उसके बाद जो होंडा है उनके शेयर्स गिर गए पूरी दुनिया में, और ये जो है इसके बारे में बात ही हो रही है कि $11 बिलियन जो हैं, $11 बिलियन वो फ़ौरन चंद ही घंटों के अंदर वाइप आउट हो गए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के। अब एक महंगाई का तूफ़ान आएगा अमेरिका में, और उसके पूरी दुनिया में आएगा, क्योंकि तकरीबन 10% जो इसमें मेरे ख्याल से जापान की वर्क फोर्स जो है वो 10% तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ वापसता है उनकी वर्क फोर्स,
तो कुछ मुल्कों में बेरोज़गारी, कुछ मुल्कों में शदीद महंगाई, कुछ क्योंकि गाड़ियाँ महंगी हो गई, ट्रक महंगे हो गए, उनके पुर्जे महंगे, ये नहीं कि गाड़ियाँ महंगी तो पुर्जे भी महंगे हो गए, ये भी महंगा हो गया, वो भी महंगा हो, तो अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी। लेकिन दूसरे मुल्क आपस में इसको कैसे देखते हैं इसको, और रेसिप्रोकल टैरिफ्स अभी आएंगे 2 तारीख को, तो उसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी, तो ये सारा कुछ एक स्यापा पड़ा, तो इसमें यूरोप खड़ा हो गया। यूरोप ने कहा कि हम तो इसको नहीं मानते, क्योंकि मार्को रूबियो ने, जो सेक्रेटरी स्टेट हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जी रशिया के साथ जो हमारी बातचीत हुई है, रशिया के मुतालबात पे हम गौर कर रहे हैं, और गौर करके हम इसको, वो कौन सा था, उनके मुतालबात हमने डिस्कस कर लिए थे। वो ब्लैक सी के अंदर जो ग्रेन के हवाले से उनका कहना था कि जो इलाके हैं वो हम उनको तस्लीम किया जाए। फिर उन्होंने कहा था कि ये परमानेंटली नेटो के मेंबर नहीं बनेंगे, उसको पहले ही मान गए थे सारे यूक्रेन के। फिर उन्होंने कहा वेपन्स इनको नहीं जाएंगे, फिर इंस्पेक्शन कैसे होगा यहाँ पे, ये सारी बातें, और फिर उसके बाद सीज़ फायर होगा। तो वो सीज़ फायर अभी तक नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि वो सीज़ फायर जो है, इसी दौरान ज़ेलेंस्की भी पहुँच गए पेरिस, और ज़ेलेंस्की एक बार, ये यूरोप के लिए, एक पूरी दुनिया के लिए, अमेरिकन अलाइज के लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि ये क्या हुआ है, और ये क्या हुआ है, और हमारे साथ ऐसे क्यों हुआ है। और ये तो हम इसके तो 2 बिलियन यूरोज़ आज उन्होंने फिर अनाउंस कर दिए हैं प्रेसिडेंट मैक्रोन ने मिलिट्री एड के लिए। ये समिट से पहले ही उन्होंने अनाउंस कर दिए थे मिलिट्री एड, और उनका ये कहना है कि हम जो है यूरोप इनके साथ खड़ा होगा, यूक्रेन के साथ खड़ा होगा, और हमें माइनस करके ये कोई डील ऐसी हो नहीं सकती रशिया के और ट्रंप के दरमियान। अच्छा, ट्रंप जो है वो इससे सारी कोलिजन ऑफ विलिंग से, क्योंकि देखना ये है ना कि क्या यूरोप के अंदर इतनी इस्तात है कि वो एक पूरा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाए, और इस बात की क्या उनमें इस्तात है कि इस वक्त वो इतनी वहाँ पे जो मईशत, माशी बदहाली और टैरिफ्स आ गए हैं, और इमिग्रेंट्स का इशू है जंग के बाद, तो इसमें वो पूरी एक नई जंग लड़े रशिया के साथ। ये बहुत गलत फैसला होगा रशिया को अगर वो 3 सालों में, और उसमें वो मुतालबा भी है ना कि स्विफ्ट से निकाला जाए, बैंकों को से पाबंदी हटाई जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि रशिया इस वक्त अगर यूरोप जाता है ना बेहतर इकॉनमी के लिए, अच्छा उनसे बातचीत जो हुई है, उस बातचीत में जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के ऊपर भी अमेरिका कह रहा है कि हम इन्वेस्ट करेंगे, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जर्मनी वाली। तो अगर यूरोप थोड़ा सा इस बहरान से निकलने का सोचे तो ये जंग बंद होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि चंद इस दुनिया में ऐसे एलीट्स हैं जिनको जंगें सूट करती हैं। अगर जंगें ना हों, क्योंकि जंगें होंगी, अच्छा जिनको अमन के नोबल इनाम मिलते हैं ना, वो भी असल में जंगों की वजह से मिलते हैं ना। जंगें होंगी, कुछ सुकून आएगा तो उनको अमन प्राइज़ मिलेगा ना। तो सारा खेल असल में जंगों के गिर्द घूम रहा है। मतलब जंग होगी तो जनाब उधर एड के लिए लोग तैयारी पकड़ेंगे, जंग ख़त्म करवाएगा कोई तो उसको अमन प्राइज़ मिलेगा, जंग होगी तो मतलब हर तरफ से जो लोग मज़हब के ऊपर तनकीद करते हैं, मज़हब के ऊपर तनकीद करते हैं, जो मज़हब को नहीं मानते, किसी भी मज़हब को, किसी भी मज़हब पे तनकीद करते हैं, वो भी तो मज़हब को इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना। नाम तो मज़हब का इस्तेमाल करते हैं ना। देखें, कोई भी अगर किसी मज़हब पे कोई तनकीद करता है तो ना उसकी भी जो दुकान है वो भी इसी बात पे चल रही होती है ना, कि वो कहता है जी ये मज़हब अच्छा नहीं है, ये मज़हब ये है, ये मज़हब है। उसकी दुकान, जो मज़हब को नहीं मानते उनकी दुकान, और जो तनकीद करते हैं किसी मज़हब, उनकी दुकान भी इसीलिए चल रही होती है कि वो मज़हब को ही नाम ले रहे होते हैं। तो कहते हैं ना, मज़हब के ऊपर, किसी भी मज़हब के ऊपर, तो मज़हब के ऊपर नहीं होना चाहिए, मज़हब के ऊपर नहीं होना चाहिए। वो क्यों कह रहा है मज़हब पे होना चाहिए पूरी दुनिया में, तो ना मज़हब का इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह से जंगें ही एक तरफ, जो अमन का प्राइस मिल रहा है वो भी इसीलिए कि वो जंगों के खिलाफ हैं। जो जंगें, तो जंगें एक बड़ा बिजनेस है। अच्छा, अब उसमें यह है कि यूरोप को इस वक्त मेरा ख्याल है वो पूरा इस पूरे केओस से निकल के ज़ाती राय देखते हैं कि वो बड़े ज़बरदस्त लोग हैं यूरोप के, कि वो जंग की तरफ जाते हैं फर्दर, या इसको ठंडा करते हैं, और अगर इसमें कहीं वो साथ आ भी जाते हैं